जो भी ऑर्बिट बनता था वो डिटरमिन हो जाना था। ठीक है ना। तो इस सूरत में यहाँ पर इक्वेशन 8.41 आपको नजर आ रही होगी, या 8.41 से पहले एक इक्वेशन नजर आ रही होगी। उन दोनों में कोई फर्क नहीं है, सिर्फ इन टर्म्स ऑफ डेरिवेटिव इसको लिख लिया गया है। ठीक है। और इन टर्म्स ऑफ फंक्शन लिख लिया गया है, और साथ में ये इन टर्म्स ऑफ फंक्शन, और ये जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये फोर्स है यहाँ पर, जिसको हमने यहाँ पे पुट करना है, और पुट करने के बाद इस सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है, और फिर चेंज ऑफ वेरिएबल करना है, तो उससे हमें इक्वेशन ऑफ ऑर्बिट जो है वो मिल जाएगी। अब हम यहाँ पे इक्वेशन ऑफ ऑर्बिट के हवाला से छोटी सी एग्जांपल आपको बताई थी करने के लिए, जिसमें उसने फोर्स को जस्ट जीरो लिया हुआ था। उसकी फर्दर डिस्कशन नहीं हम करने जा रहे। अब हम चले जाते हैं जिसमें फोर्स नॉन जीरो है। तो उसके लिए वो जो नॉन जीरो फोर्स का केस है उसको हम कहते हैं यहाँ केपलर ऑर्बिट के। तो ये पहले जो कमेंट्स हैं ये मैं आपके सामने पढ़ता हूँ आपके साथ, ताकि हमें समझ आ जाए हम क्या करने वाले हैं। ठीक है, वो भूल जाएंगे आप। लेट अस नाउ रिटर्न टू केपलर प्रॉब्लम, द प्रॉब्लम ऑफ फाइंडिंग द पॉसिबल ऑर्बिट्स ऑफ अ कॉमेट और एनी अदर ऑब्जेक्ट। ठीक है, पॉसिबल ऑर्बिट्स ऑफ अ कॉमेट और एनी ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट, लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है, सब्जेक्ट टू द इनवर्स स्फीयर फोर्स, यानी ऐसी फोर्स जिसका लॉ अगर आप लिखें तो वो डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो। और डिस्टेंस हमेशा कहाँ से मेजर किया जाएगा? डिस्टेंस फोर्स का जो ओरिजिन है वहां से किस पॉइंट पर वो फोर्स एक्ट कर रही है वहां पर। तो जो भी आपके पास मोशन होता है सन के एतबार से, और तो उस सूरत में आपके पास जो है वो फोर्स जहां से ओरिजिनेट हो रही है और जहां पे वो एक्ट कर रही है, इनके दरमियान जो डिस्टेंस होता है उस डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल फोर्स होती है। उस डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, ये बात याद रखनी है। अब जरा गौर कीजिएगा, यहाँ पर एक फोर्स हम कंसिडर करने लगे हैं जो कॉमेट या प्लेनेट के ऊपर एक्ट करती है, जो सन के अराउंड जो है वो मूव करता है। इन विच केस ये अभी अच्छा, फोर्स इज ग्रेविटेशनल फोर्स, और ये इस केस में फोर्स हमें पता है ग्रेविटेशनल फोर्स होती है, और ग्रेविटेशनल फोर्स का फार्मूला हमें पता है, ये होता है -G m1 m2 आर स्क्वायर, and the orbital motion of two opposite charges q1 q2 in which case the force is coulomb force। ये दूसरी एग्जांपल उसने दे दी है इनवर्स स्क्वायर फोर्स की, कि कभी भी आपको सोचना पड़े या आपको देखना याद करना पड़े या आपसे कोई पूछ ले कि कोई एग्जांपल दें इनवर्स स्क्वायर फोर्सेस की, तो मोस्ट फैमिलियर एग्जांपल जो इनवर्स स्क्वायर फोर्सेस की हैं वो आप दो दे सकते हैं, एक ग्रेविटेशनल फोर्स और एक जो है ये यहाँ पर कूलम फोर्स। ठीक है, ये दोनों एग्जांपल जो हैं वो इनवर्स स्क्वायर लॉ की फोर्सेस हैं। अच्छा, अब आप शायद इस बात से थोड़ा सा परेशान हो रहे हो कि ये फोर्स ओरिजिन होने, फोर्स यहाँ से ओरिजिनेट होती इसका क्या मतलब है, और जिस पॉइंट पे एक्ट करती है उसका क्या मतलब है। हालांकि हम तो सन की बात कर रहे हैं और उसके गिर्द प्लेनेट की बात कर रहे हैं, तो इससे इनसे पॉइंट का क्या मतलब होगा। तो उनकी इस सूरत में जो कि सन और प्लेनेट की सूरत हाल है, इसमें सन और प्लेनेट का आपस में डिस्टेंस इतना ज्यादा होता है कि हम अपने जो कैलकुलेशन है उसके पर्पज के लिए सिंपली सन को एक पॉइंट पार्टिकल ले सकते हैं और प्लेनेट को भी एक पॉइंट पार्टिकल ले सकते हैं। तो अब आप
सिंपली एक पॉइंट पार्टिकल के हवाला से उसको अपने जहन में रख सकते हैं और उसकी फर्दर जो है वो कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो ऐसी सूरत हाल के लिए हमें जो जनरल फोर्स का फार्मूला है वो ये हमने ड्राइव कर लिया है, लिख लिया है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह मैं आपको बताता हूं कि जो फोर्स है वो प्रोपोर्शनल है सम कांस्टेंट, और यहाँ पे हमने उस कांस्टेंट का नाम गैमा रख लिया, ठीक है, डिवाइडेड बाई आर का स्क्वायर, क्योंकि हमने कहा कि ये फोर्सेज जो है वो इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करती हैं या ओबे करती हैं। तो इस सूरत में, और नेगेटिव साइन इसलिए है कि ये फोर्सेज जो है वो हमेशा अट्रैक्टिव होंगी, ठीक है। फिर इस फोर्स में हमने चेंज ऑफ वेरिएबल कर लिया है, और चेंज ऑफ वेरिएबल के लिए ये लिखा हुआ है चेंज ऑफ वेरिएबल, और यहाँ पर अप्लाई करने के बाद यहाँ पे यू स्क्वायर हो गया है माइनस गैमा यू स्क्वायर, और गैमा जो कॉन्स्टेंट्स हैं वो ग्रेविटेशनल फोर्स की सूरत में G m1 m2 है, और कूलम फोर्स की सूरत में वो K Q1 Q2 हो जाएगा। लेकिन फिलहाल चूंकि हम केपलर का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, तो केपलर का प्रॉब्लम प्राइमरली जो है वो प्लैनेटरी मोशन यानी मोशन ऑफ प्लैनेट्स अराउंड द सन के साथ रिलेटेड है। तो फिर इस सूरत में हमें उसी को कंसिडर करना होगा। तो इसलिए जहां पे गैमा कांस्टेंट जो है वो फोर्स कांस्टेंट के तौर पे G m1 m2 के कहलाया। अभी सारे सो रहे हैं या सुन नहीं रहे सर, हैं? सर सुन रहे हैं सर। सुन रहे सर हैं। जाग रहे हैं। आवाज ठीक आ रही है आप लोगों को? जी जी सर। सर। जी सर। जी सर। सुन दे सुन दे तुसी की आवाज कोई मतलब सवाल पूछ रही कोई नहीं? हाँ, अच्छा चलो खैर। अब इसमें अगर हमें फोर्स का पता चल गया है तो सिंपली हम इस इक्वेशन में जो इक्वेशन 8.41 है आपके पास उसमें सिंपली फोर्स की वैल्यू को पुट कर देंगे। अब जो फोर्स की वैल्यू को आप पुट करेंगे तो उस सूरत में फोर्स की वैल्यू को जब आप पुट करेंगे तो उस सूरत में इक्वेशन ये बन जाती है। जस्ट एक मिनट के लिए आप अपनी इक्वेशन को भी देख लें, कॉपी पेंसिल आपके पास रखा करो, जो इक्वेशन पीछे गुजर जाती है उसको लिख लिया करो जो इंपॉर्टेंट हमने आगे यूज करनी। जैसे ये इक्वेशन बाहर हमने यूज करनी है प्लस सम कांस्टेंट इनटू एफ, और एफ की जो वैल्यू होगी वो वहां पे हमने पुट करनी है। तो अब एफ की वैल्यू यहाँ पे थी माइनस गैमा न्यू स्क्वायर है 8.41 में। तो उस सूरत में जो u है यू स्क्वायर से कैंसल आउट हो गया, और म्यू जो है वो बाकी बच गया, और एल स्क्वायर डिनोमिनेटर में बच गया, और गैमा जो है वो कांस्टेंट के तौर पे बच गया। तो ये हमारे पास 8.45 जो है ये इक्वेशन ऑफ ऑर्बिट, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्बिट है। किस लिए? फॉर इनवर्स स्क्वायर लॉ फोर्स के लिए, और इनवर्स स्क्वायर लॉ फोर्स भी अट्रैक्टिव के लिए बनी है ये, और उसमें जो फोर्स कांस्टेंट है वो गैमा है। ठीक होगी बात? सर आपकी आवाज डिस्ट्रैक्ट हो गई है। सर ये क्वेश्चन का अगेन बताएं 8.41 पुट किया और 8.41 8.41। इक्वेशन, अच्छा ये मैं अभी आपको दिखाऊं यहाँ से। सर वो राइट की हुई है मेरे सामने। हाँ जी ये सर। 8.41 इसमें ये वैल्यू पुट की है एफ की, और एफ की वैल्यू फॉर द प्रेजेंट केस 8.44 में दी हुई है माइनस गामा यू स्क्वायर, ठीक है। तो वो जी सारा कैंसल आउट हो गया। कैंसल आउट होने के बाद हमारे पास ये इक्वेशन बन गई है। इस इक्वेशन में अगर किसी को कोई मसला है इसकी अंडरस्टैंडिंग में तो अब वो बात करे, फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं। अब जब हमने ये इक्वेशन बनाई है तो इनवर्स स्क्वायर लॉ की एक जो यूनिकनेस है या एक जो एडवांटेजियस फैक्टर है वो आपको ये नजर आ रहा है कि ये लास्ट वाली टर्म जो है, ये जो लास्ट वाली टर्म ये वाली, ये एक कांस्टेंट है।
ठीक होगी बात। ये ऑलवेज इनवर्स स्क्वायर लॉ के लिए कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। बिकॉज दिस, और उसकी वजह से हुआ क्या, सिंपलिसिटी क्या हुई है, बिकॉज दिस लास्ट टर्म is constant, we can solve 8.45 very easily if we substitute उस। अब ये रिसर्च से उन्होंने साबित किया कि अगर हम इस तरह से चेंज ऑफ वेरिएबल करें तो ये इक्वेशन बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाएगी, और वो वेरिएबल बाद में हम दोबारा रिटर्न कर लेंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फिर ये वाली जो लास्ट दोनों टर्म थी इक्वेशन 8.45 में, उसको एक नया फंक्शन बना लिया जिसका नाम क्या रख लिया, W5 पढ़ लें या ओमेगा 5 पढ़ लें, बुनियादी तौर पर उसने यहाँ पे ये ओमेगा यूज किया हुआ है, ठीक है। आप W भी पढ़ सकते हैं। दिस इक्वेशन बिकम ओमेगा 5 डबल प्राइम इज इक्वल टू माइनस ओमेगा। ऑब्वियसली जब आपने चेंज ऑफ वेरिएबल करना है तो चेंज ऑफ वेरिएबल के लिए इस साइड पे तो आप जो है वो ओमेगा 5 पुट कर सकेंगे, लेकिन इस साइड पे तो आपको पता होना चाहिए क्या पुट करना है। इस साइड के ऊपर फिर इसका डबल डेरिवेटिव पुट करना है। जब मैंने यहाँ पे इस इक्वेशन में, जिसको भी मैं मेंशन कर रहा हूँ एरो से, इसमें दोनों तरफ डबल डेरिवेटिव लिया तो ये जो लास्ट वाली टर्म है ये जीरो हो जाएगी, क्योंकि इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द फाइव, क्योंकि ये डेरिवेटिव अगर आपको याद हो शुरू से तो विद रिस्पेक्ट टू फाइव होता है, तो डबल डेरिवेटिव में भी ये टर्म जीरो हो जाएगी। तो इस सूरत Yes, sir. में ओमेगा डबल प्राइम इज इक्वल टू यू डबल प्राइम, तो ये फिर यू डबल प्राइम की जगह ओमेगा डबल प्राइम रखा, और फिर दूसरी साइड के ऊपर जो है वो ओमेगा 5 सिंपली आ गया, वो इस कांस्टेंट के बराबर है। अब ये दोबारा से एक सिंपल इक्वेशन है जिसको हम बहुत दफा सॉल्व करते रहे हैं, बल्कि पर्टिकुलरली जब जब कभी भी आप सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की बात करते थे तो हमेशा इसी तरह की इक्वेशन अपीयर होती थी, ठीक है, विद सम कांस्टेंट। तो इस तरह की इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन हमेशा इस फॉर्म का होता है, और ये आप खुद अपने लिए सॉल्व भी कर सकते हो। इसको सॉल्व करने से इसका जो सॉल्यूशन आएगा इसका, वो हम ऑलरेडी सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर या ऑसिलेटर, वन डायमेंशनल ऑसिलेटर के लिए बारहा सॉल्व कर चुके हैं इस तरह की इक्वेशन को, और उसके सॉल्यूशन जो है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में होते थे, जिसमें कोसाइन टर्म भी होती थी और साइन टर्म भी होती थी। फिर कोसाइन और साइन टर्म को सिंप्लीफाई करने के बाद हमने इस फॉर्म में लिखा था। अब एक लम्हा के लिए मैं अब आपको वो जो जिस तरीके से सिंप्लीफाई की थी उसको जरा मेंशन भी कर दूं, ताकि हम सही तरीके से बात को अंडरस्टैंड कर सकें। और अब हम चलते हैं चैप्टर नंबर 5 के एंड के ऊपर, वहां पे कुछ चीजें मैंने आपको दिखानी, अगर आ रहा है। ये वाला सर आर्टिकल आपकी मतलब आप आवाज लोगों नहीं ने, आ रही। हाँ मैं बोल नहीं रहा था, अभी आ रही है आवाज। यस सर। ये देखें जरा, अब आपको स्क्रीन भी शेयर हो रही है डैम्प्ड ऑसिलेशन वाली। यस सर। यस सर। ठीक हो गया। जी सर हो रही है। इसमें आप देखें जरा, एक इक्वेशन बनी है यहाँ पर, ये एक्स डबल डॉट प्लस सम कांस्टेंट एक्स डॉट प्लस ओमेगा स्क्वायर नॉट एक्स, ठीक है। सर जो क्वेश्चन नजर नहीं आ रहे। ये वाली जिसको मैंने अब बॉक्स में किया है, ये इक्वेशन नजर आ रही है 5.28 आप लोगों को। Yes, sir. यस सर। ये इक्वेशन ऑलमोस्ट उससे मिलती जुलती है जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। तो उसमें थोड़ा सा फर्क है, लेकिन इसके सोल्यूशन और उसके सोल्यूशन एक जैसे होंगे,
ये उसका जनरल सोल्यूशन होगा, ये वाला इस तरह का। अब इसमें डिफरेंट केसेस हम डिस्कस कर सकते हैं। उसमें एक केस उसने यहाँ पे डिस्कस किया है कि सोल्यूशन इस फॉर्म का होगा। चलो इससे भी पहले मैं दिखाता हूँ, इसमें डैम्पिंग फैक्टर आ रहा है जिसकी वजह से एक्स डॉट है। इससे पहले आता हूँ, उसमें एक्स डॉट नहीं होगा, वो समझाता हूँ, उससे जरा आसानी से समझ आ जाएगी, बल्कि इससे ज्यादा आसानी से समझ आ जाएगी। ये ठीक है, बल्कि ये तो आपको करवाया हुआ है, अगर आप गौर करें। अभी जो इक्वेशन हमारे सामने आई थी ना, वो एग्जैक्टली ये है, इस तरह की है। एक्स डबल डॉट है, वहां पे ओमेगा डबल डॉट है, ठीक है। और ये कोई कांस्टेंट है, ये वाला, ठीक है ना, ये नेगेटिव साइन है, और ये वाला फंक्शन है, ठीक है। और इसके सॉल्यूशन इस तरह के होते हैं, पॉजिटिव के साथ भी नेगेटिव के साथ। उसको इस तरीके से लिख सकते हैं, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की मदद से, और डी मॉर्विस थ्योरम की मदद से वो सॉल्यूशन इस तरह के हैं, दो, ठीक। इसको फर्दर सिंप्लीफाई किया तो एक कोसाइन सॉल्यूशन आ गया और एक साइन सॉल्यूशन आ गया, ठीक होगी बात। और फिर हमने फेज शिफ्टेड सॉल्यूशन किया था इसका, और जब फेज शिफ्टेड सॉल्यूशन मालूम किया तो ये देखें, सॉल्यूशन इज इक्वल टू सम कांस्टेंट इनटू कॉस ऑफ ओमेगा टी। ओमेगा वो वाला कांस्टेंट जो यहाँ पे आया था, और टी वेरिएबल है, क्योंकि यहाँ पे वो टाइम का डेरिवेटिव है, या टाइम के लिहाज से इक्वेशन लिए तो टी वेरिएबल माइनस डेल्टा। अब आ जाते हैं हम अपने कल जो है उसकी तरफ। देखें ये अब एग्जैक्टली ये वाली इक्वेशन जिसको अब मैं एरो लगा रहा हूं, ये एग्जैक्टली उसी फॉर्म की है जिस फॉर्म की वो इक्वेशन। वहां पर सम कांस्टेंट भी था, तो यहाँ पर उस कांस्टेंट ने अपीयर होना था फाई की जगह पे, लेकिन वहां पर और यहाँ पर सम कांस्टेंट नहीं है, यहाँ पे फंक्शन है सिंपल, और जिस वेरिएबल का फंक्शन है वो फाई है, तो इसलिए यहाँ पे सिंपली फाई आ गया माइनस डेल्टा, where a is the positive constant and delta is the constant that can be taken to be zero by suitable choice of direction of phi। अब यहाँ पे फाई जो है आपके पास याद रखना है, प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट में एंगल है, और इस इनिशियल एंगल की जो वैल्यू होगी वो डेल्टा को डिनोट करेगी, यानी डेल्टा इनिशियल एंगल की वैल्यू होगी। अब इनिशियल एंगल जो है उसको हम, अगर हम अपना टाइम t इज इक्वल टू 0 से जब मोशन स्टार्ट करना है पार्टिकल ने, वो ऐसी जगह पे ले लें जिस जगह के ऊपर फाई जो है वो 0 होता है, यानी स्टार्ट होता है प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट में जो रेफरेंस लाइन होती है, वहां से अगर मोशन स्टार्ट हो तो उसमें इनिशियल एंगल 0 होता है, और इनिशियल एंगल जब 0 हो जाएगा तो फिर उस सूरत में ये वाला डेल्टा भी 0 हो जाएगा। तो जनरल सोल्यूशन, तो फिर उस सूरत में जनरल सोल्यूशन फॉर फाई, फाई के लिए जनरल सोल्यूशन जो है वो हमने अब डिटरमिन कर लेना है। क्यों? क्योंकि ओमेगा हमने डिटरमिन कर लिया और फाई को 0 पुट कर सकते हैं। ओमेगा और फाई आपस में इस तरीके से रिलेटेड है, ये जैसी इक्वेशन की तरफ मैं अब एरो लगा रहा हूं, और इसका मतलब ये हुआ कि वहां से फाई की वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हैं। फाई इज इक्वल टू म्यू ओमेगा प्लस म्यू गैमा म्यू ओवर एल स्क्वायर, ओमेगा प्लस
ये ओमेगा की जगह ये वाला आ गया, यहाँ पे मैं वर्टिकल लाइन लगा रहा हूँ और ए कॉस ऑफ थीटा जो है या कॉस ऑफ फाई जो है वो यहाँ पर ओमेगा की जगह आ गया, जो कि अभी हमने कैलकुलेट किया है। और इसमें एंगल डेल्टा जो है वो 0 पुट किया हुआ है और इसको फिर हमने इस तरीके से लिख लिया है। इसमें से ये किया है कि गैमा म्यू ओवर एल स्क्वायर कांस्टेंट लिया, पहली टर्म में 1 बच गया, दूसरी टर्म में ए एल स्क्वायर ओवर गैमा म्यू बचेगा, ए एल स्क्वायर ओवर गैमा म्यू बचेगा और ए एल स्क्वायर ओवर गैमा म्यू को हमने एक और कांस्टेंट ले लिया एप्सिलॉन। ये सर आवाज नहीं आ रही। अच्छा, आवाज आनी तो चाहिए। सर क्लियर आ रही है। हाँ हमें सर आ क्लियर तो आ रही रही है आवाज। चलो सर आ ठीक रही है। है, क्लियर आ रही है आवाज। और एप्सिलॉन इज जस्ट न्यू नेम फॉर डायमेंशनलेस पॉजिटिव कांस्टेंट, और ये डायमेंशनलेस पॉजिटिव कांस्टेंट है एप्सिलॉन। अभी देखते हैं कि इसका क्या मीनिंग है इस एप्सिलॉन का, वो बाद में देखते हैं। अभी सिंस यू इज इक्वल टू 1/r, अब वो टाइम आ गया है जब हमने वेरिएबल को रिटर्न करना है। और ये जो कांस्टेंट है इसकी डायमेंशन 1 ओवर लेंथ की है, यानी गैमा म्यू ओवर एल स्क्वायर वाली। आपको पता है ऑब्वियसली गैमा GM1 GM1 M2 और म्यू जो है वो उसका यूनिट मास का है, तो बाकी क्या बच गया यूनिट ओवर एल एल का स्क्वायर है M स्क्वायर, और वो M एक बच जाएगा, एक कट जाएगा, सॉरी L एक बच जाएगा, एक कट जाएगा। तो इस सूरत में इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी, 1 ओवर लेंथ की डायमेंशन। अब अगर किसी चीज की डायमेंशन 1 ओवर लेंथ की डायमेंशन है तो उसको लेंथ बनाने के लिए हम उसका रेसिप्रोकल ले सकते हैं। तो इसलिए उसने यहाँ पे एक और कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करवाया है जिसको उसने सी कहा है, और सी की वैल्यू उसने रखी है एल स्क्वायर ओवर गैमा म्यू, ताकि इसकी डायमेंशन जो है वो लेंथ की डायमेंशन हो जाए। अब जब ये सारे कांस्टेंट हमने यहाँ पे पुट कर दिए तो उस सूरत में ये जो सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन जो 8.47 में था, ये वाला सॉल्यूशन जो है इसमें फाई की जगह आ जाएगा 1/r फाई, क्योंकि u जहां पर भी है वहां 1/r लिखेंगे, तो u एज अ फंक्शन ऑफ फाई है तो 1/r एज अ फंक्शन ऑफ फाई भी होगा। तो ये पहली जो वर्टिकल लाइन लगा रहा हूं यहाँ पे पहली वैल्यू आ गई। और c इसके बराबर है, जब इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो ये वाला कांस्टेंट बन जाएगा इक्वेशन 8.47 में, ये वाला कांस्टेंट जिसको मैं वर्टिकल लगाई हूं, और उसकी जगह क्या आ जाएगा जिसको अब मैं वर्टिकल लाइन लगाने लगा हूं 1/c। ठीक है, बाकी उसी तरीके से आ गया। तो यहां से फाई किसके बराबर आ गया, C/1 प्लस एप्सिलॉन कॉस ऑफ फाई। ये हमारी अब ऑर्बिट इक्वेशन है फाइनल, जिसको हमने इंटरप्रेट करना है। तो अब ये सारी बात जो है ना यहाँ पे समझ लें कि किस तरीके से हमने किया है। अभी 5 मिनट के लिए मैं यहाँ पे रोकता हूँ, आप सारी चीज़ों को समझ लें, देख लें, एक दफ़ा रिव्यू कर लें, और रिव्यू करने के बाद फिर कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा। फिर आप इस सोल्यूशन की इंटरप्रिटेशन है वो जो हम नेक्स्ट करेंगे। सर आगे करें कुछ। वो अब कह रहा है कि ये जो ऑर्बिट्स हैं जिसकी इक्वेशन को हमने r एज अ फंक्शन ऑफ फाई कहा है, ये सर अभी वो गर्ल्स कह रहे हैं कि एक्सेप्ट करें हमें। ये कहीं चली गई थी क्या? पता नहीं, अब तो अब यहाँ अभी आई है ये शायद। यहाँ पे आई कोई नहीं है, मैंने एक्सेप्ट कर लिया था अभी थोड़ी देर पहले जो भी आया था।
अभी मेरे पास नहीं कोई भी आ रहा। अब कहता है कि इसका बिहेवियर जो है ये कंट्रोल किया जाता है पॉजिटिव कांस्टेंट ई से, यानी जो हमने वहां पे कांस्टेंट ई इंट्रोड्यूस करवाया है उससे हमें पता चलेगा कि जो ऑर्बिट है उसकी शेप क्या है और वो किस तरीके से विद रिस्पेक्ट टू फाई चेंज होता है, ये सारा जो है ये डिटरमिन करेगा पॉजिटिव कांस्टेंट एप्सिलॉन जो हमने वहां पे इंट्रोड्यूस करवाया है वो है। तो वो कहता है कि अ ग्लांस एट 8.49 shows this behavior is very different according as, ये बिहेवियर कहता है कि बहुत मुख्तलिफ होगा अकॉर्डिंग एज मीन कि अगर एप्सिलॉन लेस देन 5 है या वो ग्रेटर देन इक्वल टू सॉरी एप्सिलॉन इज लेस देन 1 है या ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, उसके अकॉर्डिंग इसका जो बिहेवियर है वो बहुत मुख्तलिफ होगा। अब ये केसेस जहन में रखते जाने हैं साथ साथ, और साथ हमेशा ये जहन में रखना है कि जब कभी हम जो केस भी डिस्कस कर रहे होंगे वहां पे आपको क्लियरली अंडरस्टैंडिंग हो कि एप्सिलॉन की वैल्यू इस वक्त क्या हम डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले नंबर 1 उसने ये डिस्कस किया है कि इफ ई इज लेस देन 1 द डिनोमिनेटर इन दिस इक्वेशन नेवर वैनिशेस एंड आर एज अ फंक्शन ऑफ फाई रिमेन्स बाउंड फॉर ऑल फाई। तो रिमेन बाउंड फॉर ऑल फाई का मतलब है कि जो आर की वैल्यूज हैं, अब आर की वैल्यूज वही हैं जो लास्टली आपको समझाई थी पिछले लेक्चर में। ग्राफ के ऊपर आर था और उधर आपको ऑर्बिट बना के आर दिखाया था, कि आर वही है। अगर ये आर वैनिश नहीं होता, डिनोमिनेटर वैनिश नहीं होता, तो आर इंफिनिट नहीं होगा, आर फाइनाइट रहेगा। और अगर आर फाइनाइट रहेगा तो इसका मतलब है कि ऑर्बिट जो है ये बाउंड है, अनबाउंड नहीं होगा, क्योंकि पार्टिकल इन्फिनिट की तरफ जाएगा तो हम कहेंगे ये अनबाउंडेड है। अगर वो पार्टिकल में आर इन्फिनिट नहीं होता, उसका डिस्टेंस इन्फिनिट नहीं होता सेंटर ऑफ फोर्स से, तो फिर हम कहेंगे ये बाउंडेड है। इफ एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 द डिनोमिनेटर वैनिशेस एट सम एंगल, तो डिनोमिनेटर किसी न किसी एंगल के ऊपर जो है वो वैनिश कर जाएगा। एंड आर फाई अप्रोचेज इन्फिनिटी एज फाई अप्रोचेज टू दैट एंगल, जैसे फाई की वैल्यू उस पर्टिकुलर एंगल के लिए पहुंचेगी, ये दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो उस वक्त जो है आर इन्फिनिट को अप्रोच कर जाएगा। एविडेंटली द वैल्यू एप्सिलॉन 1 इज द बाउंड्री बिटवीन बाउंडेड एंड अनबाउंडेड ऑर्बिट। वो कहता है यहां से हमें ये पता चला कि जो एप्सिलॉन ई इज इक्वल टू 1 वैल्यू है, ये बाउंड्री है बिटवीन बाउंडेड एंड अनबाउंडेड ऑर्बिट। ये भी बात ध्यान में याद रखनी है अब आपने। आई शैल नो shortly I shall show shortly that this boundary correspond exactly to the boundary between E is less than 0 and E is greater than equal to 0 discussed as before। वो कहता है कि ये बाउंड्री जो है E एप्सिलॉन इज इक्वल टू 1 एग्जैक्टली उसी तरीके से बिहेव करता है बाउंड्री के तौर पे जिस तरीके से एनर्जी के दरमियान बाउंड्री है। मीन की एनर्जी 0 और एनर्जी ग्रेटर देन 0 और लेस देन 0 के दरमियान एनर्जी ई इज इक्वल टू 0 वाला केस है, उसी तरीके से ये भी बिहेव करेगा। मीनवाइल लेट अस स्टार्ट विद द केस ऑफ कांस्टेंट एप्सिलॉन इज लेस देन 1। तो पहला केस उसने डिस्कस किया, ये अब केसेस के एतबार से आपने अलग से अपने नोट्स बनाने हैं, तो उसमें ये पहला केस क्या है, केस ई इज लेस देन 0 सॉरी लेस देन 1 और एप्सिलॉन is less than 1. The denominator of R phi in oscillate as shown in figure 8.9 between the values 1 plus minus epsilon. Therefore, R phi oscillates between R minimum
c इज ओवर 1 प्लस एप्सिलॉन और r मैक्सिमम इज इक्वल टू c ओवर 1 माइनस एप्सिलॉन। ऑब्वियसली जब डिटरमिन छोटा होगा तो r मैक्स ज्यादा होगा, तो फिर r मैक्सिमम के लिए ये एक्सप्रेशन रहा और r मिनिमम के लिए ये एक्सप्रेशन रहा। विद r इज इक्वल टू r मिनिमम एट द सो कॉल्ड पेरिहेलियन, और r मिनिमम को पेरिहेलियन कहते हैं और r मैक्सिमम को एपहेलियन कहते हैं। ठीक है। व्हेन फाई इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू फाई एपहेलियन होगा, व्हेन फाई इज इक्वल टू 0 पेरिहेलियन होगा। अब ये भी आपने अलग-अलग से याद रखनी है कि एपहेलियन क्या होता है, पेरिहेलियन क्या होता है, और एपहेलियन और पेरिहेलियन की वैल्यू किस वक्त एग्जिस्ट करती है, 3 एंगल के ऊपर एग्जिस्ट करती है, और एपहेलियन की वैल्यू क्या होती है और पेरिहेलियन की वैल्यू क्या होती है, और वो आई किस तरीके से है। ये 1 मिनट ना, कोई आपका हेलो मैसेज कर व्हाट्सएप के ऊपर, मैं देख लूंगी तो। सर माइक बंद कर प्लीज। हाँ जी, हाँ जी। अब आपने को बात करनी तो कर लें, नहीं तो मैं अब उसको स्टार्ट करूं जरा। ये समझ आ गई अब आपको पेरिहेलियन और एपहेलियन का? जी सर, पेरिहेलियन और एपहेलियन का समझ। सर इसके साथ सॉल्ट पीस होता है, वो क्या चीज होती है? है सॉल्स्टिस। नहीं नहीं, वो और चीज है, वो अभी नहीं हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे। सिंस R5 इज ऑब्वियसली पीरियोडिक, अब R5 पीरियोडिक है विद द पीरियड ऑफ 2 पाई, ज़ाहिर 2 पाई बाद ये अपनी वैल्यू को दोबारा चेंज करता है, यानी अटेन करता है। तो R की वही वैल्यू जो 2 पाई पर होती है, वही R की वैल्यू दोबारा 0 पर हो जाती है। ये पीरियोडिक होने का मतलब है। ठीक है। और इसलिए ऑर्बिट क्लोजेस ऑन इट सेल्फ, ये इंपॉर्टेंट बात है। इस वजह से ये जो है वो आवाज डिस्ट्रैक्ट हो गई है सर आप। हाँ हाँ, अब ठीक है। नहीं सर। अच्छा, ऑर्बिट जो है ये यस सर। आपको इट सेल्फ जो है वो क्लोज हो जाता है, यानी जहां से शुरू हुआ था वहीं पे वापस आ जाता है। तो इस आफ्टर जस्ट 1 रेवोल्यूशन, तो इसको हम कहते हैं क्लोज ऑर्बिट। इसको क्या कहते हैं? क्लोज ऑर्बिट। ठीक है सर। फिर मैं अच्छा, अब मेरी आवाज आ रही होगी आपको। मुझे ये बताएं, यहां तक ये समझ आ गई क्लोज ऑर्बिट कौन सा है? यस सर, वो मुझे ही जहाँ से क्लोज हम ऑर्बिट शुरू वाला करेंगे। समझा देता तो यहाँ वहां पर पहुंच जाए, लेकिन एक रेवोल्यूशन बाद, जस्ट एक रेवोल्यूशन बाद, समझ के बात?
और ये 8.10 में ये इस तरह का ऑर्बिट, इसको हम क्लोज ऑर्बिट कहेंगे। अब मैं आपको जरा समझा भी दूं, ये आपको पेरिहीलियन भी नजर आ रहा होगा, ठीक। फिर यस आपको सर। एपहीलियन भी नजर आ रहा होगा, ठीक है। और ये पॉइंट है, यहाँ पे सन है, ये सन है और ये प्लेनेट है, ठीक होगी बात। ये एंगल फाई है, ठीक है। और ये आर है, ठीक है। ये इस तरह पाई बढ़ते बढ़ते पाई हो गया, पाई के ऊपर एपीलियन आ गया, फिर पाई बढ़ते 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 यहाँ पे 2 पाई हो गया, और 2 पाई के ऊपर आर की वैल्यू वही बन जाती है दोबारा से जो आर की वैल्यू 0 पर थी। इसलिए ऑर्बिट ने अपनी इट सेल्फ क्लोज हो गया, इट सेल्फ अपने आप को रिपीट किया है, इसलिए इस ऑर्बिट को हमने कहा ये क्लोज ऑर्बिट है। और एक रेवोल्यूशन के बाद इसने अपनी वैल्यू को रिपीट किया है। कुछ ऑर्बिट ऐसे भी होंगे जो एक से ज्यादा रेवोल्यूशन के बाद अपने आप को रिपीट करेंगे, ठीक है। उनकी डिस्कशन हम बाद में करेंगे, फिलहाल इसी के ऊपर है। While the orbit shown exact certainly look like an ellipse, I haven't yet proved it really as it is. यानी अभी तक हमने ये प्रूफ नहीं किया कि ये एलिप्टिकल ऑर्बिट है, लेकिन वो कहता है कि इट इज अ रीजनेबली इजी एक्सरसाइज, यानी ये एक इजी एक्सरसाइज है जो हम कर सकते हैं इसको प्रूफ करने के लिए, और वो उसके करस्पॉन्डिंग प्रॉब्लम है 8.6। ये प्रॉब्लम आप लोगों ने करना है, ठीक है। और 8.9 इक्वेशन को रीराइट किया है उसने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में, और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में रीराइट करने पर उसका ये वाला जो है ये एक्सप्रेशन बना है। 8.49 इक्वेशन देख लें, ऑर्बिट की इक्वेशन है, इसको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में उसने लिखा है, तो वो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में लिखने पर ये इस तरह पेयर हो गई है। और ये हमें पता है कि ये इक्वेशन ऑफ एलिप्स है। ये वो जो वेरिएशन उसने कहा था, ऑसिलेट करती है वैल्यू बिटवीन 1 प्लस एप्सिलॉन और 1 माइनस एप्सिलॉन, जैसे जैसे एंगल जो है वो यहाँ पे बढ़ता जा रहा है। और यहाँ पर you can easily check a is equal to this, b is equal to this and d is equal to this। ये तीन वेरिएबल उसने इंट्रोड्यूस करवाए हैं, इनकी वैल्यूज जो हैं वो भी आपने नोट करनी है, और ये वैल्यू भी नोट करनी है कि b ओवर a इज इक्वल टू, ये इक्वेशन 8.52 से रेशो ली है, तो रेशो लेने पर ये वाली इक्वेशन बनी है। इसमें ये जो जो चीजें हैं वो यहाँ पर दिखाई हुई हैं, देखना जरा। डी डिस्टेंस दिखाया हुआ है, बी डिस्टेंस दिखाया हुआ है, और ए मेजर एक्सेस है, बी माइनर एक्सेस है, इसको इलिप्स के एक्सेस कहते हैं, और डी जो है ये डिस्टेंस है फोकल पॉइंट से इलिप्स के सेंटर का, फोकल पॉइंट से। यहाँ पे जो सन है ये इलिप्स का फोकल पॉइंट कहलाता है। दो है फोकल पॉइंट, एक यहाँ पर होगा और एक यहाँ पर। इसलिए आपने जब बीएससी में कैपिटल लॉस पढ़े होंगे तो उसमें आपने ये बात नोट की होगी कि वहां पर एक्चुअली हम ये कहते थे कि सन के गिर्द अर्थ जो है या प्लैनेट जो हैं वो एलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव करते हैं इस तरीके से कि सन जो है वो उस एलिप्स के एक फोकस पर होता है। तो ये अब आपको यहाँ से वाज़ेह तौर पे नजर भी आ रहा है, ठीक होगी बात। यस सर। एक्सेप्ट दैट, और ये फिर जो मैंने अभी आपको बता दिया, सेमी मेजर एक्सिस एंड सेमी माइनर एक्सिस, और फिर साथ में ये एक्सेप्ट दैट वेयर वी एक्सपेक्ट टू सी एक्स वी हैव एक्स प्लस डी, ठीक है। यानी जहां पे हम एक्स देखना चाह रहे थे वहां पे असल में एक्स प्लस डी है, ये यहाँ पर।
एक्चुअली आपने एलिप्स की इक्वेशन देखी होगी, एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है, ऐसे ना। लेकिन यहाँ पर Yes. एक्स की जगह क्या है, एक्स प्लस बी स्क्वायर है, ठीक है। This difference reflects that our origin, the sun, is not at the center of ellipse. तो ये सेंटर ऑफ इलिप्स के ऊपर हमारा सन नहीं है। अगर वो सेंटर ऑफ इलिप्स के ऊपर होता तो ये एक्स होता, बट एट अ डिस्टेंस डी फ्रॉम इट। आप अगर उसका ग्राफ ड्रा करेंगे कभी भी, एक्स स्क्र प्लस ओवर ए स्क्र प्लस वाई स्क्र ओवर बी स्क्र इज इक्वल टू 1 का, तो हमेशा उसका एक फोकस जो है वो सेंटर के ऊपर आ जाएगा। उस सूरत में एक्स स्क्र ओवर ए स्क्र प्लस वाई स्क्र ओवर बी स्क्र हो जाएगा। खैर, now we can identify that the constant E, which is started life as an undetermined constant of integration, यानी जो हमारे पास इंट्रोड्यूस हुआ था एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जो कि अनडिटरमिन्ड था अभी, अब इसके बारे में हमें थोड़ा सा अंदाजा हो गया है कि ये क्या होना चाहिए। और अकॉर्डिंग टू 8.52 the ratio of semi major to the semi minor axis is b over a is equal to 1 minus epsilon square का square root. Although you almost certainly do not remember it, this equation is the definition of the eccentricity of the ellipsis. वो कहता है कि ये इक्वेशन जो है वो असल में किसी भी इलिप्स की एक्सेंट्रिसिटी की डिफाइनिंग इक्वेशन होती है, जैसा कि आपको याद नहीं होगा, ठीक है। तो किताब वाले को भी पता है कि आप लोगों को चीजें याद नहीं रहती। तो इसको क्या कहते हैं, एक्सेंट्रिसिटी ऑफ द एलिप्स। दैट इज दिस इक्वेशन टेल्स अस दैट द कांस्टेंट ई इज एक्सेंट्रिसिटी। नोटिस दैट इफ ई इज इक्वल टू 0 देन बी इज इक्वल टू ए एंड द एलिप्स इज अ सर्कल। ये पॉइंट याद रखना। अंडर व्हाट कंडीशन एलिप्स बिकम अ सर्कल, एंड अंडर व्हाट कंडीशन and what is the condition on the ellipse, sorry, eccentricity, that it will become circle if epsilon approaches 0। अगर एक्सेंट्रिसिटी सॉरी 1 को अप्रोच करे, 0 को अप्रोच करे तो वो सर्कल है। अगर 1 को अप्रोच करे तो एलिप्स बिकम वेरी थिन एंड अलोंगेटेड, तो उसमें ये वेरी थिन और अलोंगेटेड बन जाएगी। यानी ये यहाँ से इस तरह श्रिंक होना शुरू हो जाएगी, यहाँ से, और यहाँ से इस तरफ को अलोंगेट होना शुरू हो जाएगी, ठीक है, वेरी थिन एंड अलोंगेट। Having identified the constant epsilon eccentricity, we can now identify the position of the sun in relative relation to the ellipse. According to equation 8.25, the distance from the center C to the sun O is D, or D is equal to AE. ये भी याद रखना है अब आपने। And AE is the distance from the center to the either of the focus of the ellipse. Thus, the position of the sun is actually one of the ellipse two focuses. तो इलिप्टिकल पाथ में ये एक किसी एक फोकस के ऊपर सन होगा। एंड वी हैव नो प्रूव्ड केपलर्स फर्स्ट लॉ, और इस तरह केपलर का फर्स्ट लॉ जो है वो प्रूफ हो गया है, ठीक है। यहां तक तो बात आप लोगों ने पूछनी है तो आप पूछ सकते हैं। ये एग्जांपल अब आपने खुद करके आनी है। हेलीज कॉमेट, ये कॉमेट है, और फिर हम कल सा बात करेंगे ऑर्बिटल पीरियड, जिसको हम कहेंगे केपलर थर्ड लॉ, ठीक है। Yes, sir. अब यहां तक बात पूछनी है तो आप पूछ सकते हैं। से कोई ऐसा भी केस हो सकता है जिसमें ऑर्बिट बाउंड ना होता हो? ये कॉमेट जितने भी होते हैं जिसको आप कॉमेट कहते हैं, ये सारे अनबॉर्डेड ऑर्बिट वाले होते हैं। हेली कॉमेट, ये अनबॉन्डेड ऑर्बिट इस सेंस में नहीं होता, ये बाज दफा अनबाउंडेड होते हैं, बाज दफा बाउंडेड भी होते हैं, सारे अनबाउंडेड नहीं होते। लेकिन ये जो
अनबाउंडेड होते हैं, ये ऐसे भी अनबाउंडेड भी होते हैं, और कई तो हैं ऐसे जो बाउंडेड हैं लेकिन उनका टाइम पीरियड अराउंड द सन जो है वो कई 100 साल है, मैनी 100 years ना। वो अनबाउंडेड नहीं है लेकिन उनका टाइम पीरियड बहुत ज्यादा है। ठीक। ऐसे पॉसिबिलिटीज हैं। तो हेलिकॉमेट के बारे में वो बात जब करेगा तो फिर वो आपको बता देगा कि उसमें वो बॉन्डेड ऑर्बिट जो है उसका जो रेडियस है या आर मिनिमम और आर मैक्सिमम उसका क्या है, ये दिखाया है उसने 35 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स है आर मैक्सिमम ना, और आर मिनिमम जो है 0.95 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है, और एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो है वो ये होता है 1.5 × 10⁸ किलोमीटर का होता है। This means that it's the greatest distance of Halley's comet is outside the orbit of the Neptune. नेपच्यून के ऑर्बिट से भी इसका जो ऑर्बिट है वो बाहर है, उससे बाहर है ये हेलिस कॉमेट, और इसकी एक्सेंट्रिसिटी भी उसने लिखी हुई है ये। खैर बाकी चीजें आप और क्लियर हो जाएंगी कि अर्थ और सन जो है वो किस तरीके से मूव कर रहे हैं। ये कुछ ऑर्बिट्स उसने यहाँ पे शो किए हुए हैं, इसकी बारी कल आएगी इंशाल्लाह। अब आपने कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकते हैं। सर आज वाला कुछ इजी था। आज वाला इजी नहीं था इस सेंस में कि अगर आपने पहले वाला सही तरह समझा हुआ तो ये बातें आज समझ आ रही होंगी, या हो सकता है वैसे आपको इजी भी हो ये वाला, सर ये क्योंकि पहले मैं किया था ना तो वो सर माइंड में ये आ रहा है इसलिए। Yes। कैप्लर लॉज जो है ना ये बीएससी में किए हुए हैं तो इस वजह से थोड़ा इजी ਚੰਦਰਾ लग ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਰੋਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਹਲੇ ਵੀ ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕੀਤਾ ये ਤੁਸੀਂ सर ਘਟਾ हिस्ट्री ਸੀ से ही ਪਿੱਛੇ चलता है। ਚੰਦਰੇ ਚੌਕ ਦੇ। सही। अच्छा चलो ठीक है, विशिंग यू बेस्ट ऑफ लक। आप अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज अल्लाह सर। हाफिज। अल्लाह हाफिज सर।